सो वेलकम। संडे आपको बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। अब हम शुरू करते हैं जंगाए जंग गुड्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा वो अभी हमको पढ़ना है। गुड्स क्या होते हैं? तो गुड्स क्या होते हैं? गुड्स रिफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। जिस प्रोडक्ट पर आप डील करोगे, यानी जिसको आप सेल और परचेस करोगे, वो क्या कहलाता है? गुड्स। Goods mean all the items which are purchased and sold in the ordinary course of business. Ordinary course of business यानी सामान्यतया आप जो भी खरीदते और बेचने का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वो क्या है? गुड्स। अब वो चाहे टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो, चाहे कैसा भी हो, है ना। मूवेबल हो या इमूवेबल हो। मूवेबल मतलब जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इमूवेबल मतलब जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जैसे बिल्डिंग, बजरंगबली तो है नहीं, अपन हाथ डालेंगे और वो अपने हाथ में आ जाएगा और लेके चल देंगे, ऐसा काम तो है नहीं। तो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कोई भी हो, जिसमें आप जिन यूनिट्स पर आप डील करोगे, जिन आइटम्स पर, वो क्या होंगे? आप कोई भी चीज इसलिए खरीद रहे हो कि आप इसको बेच दोगे, तो रीसेल कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा? गुड्स। ठीक है। For example, for a car furniture dealer, purchase of chair and tables is termed as goods, while for others it is treated as an asset. दूसरे के लिए तो एसेट है, पर जो बंदा उसको खरीद बेच रहा है उसके लिए क्या है? फर्नीचर गुड्स है। ठीक। सिमिलरली फॉर ए स्टेशनरी मर्चेंट, स्टेशनरी इज गुड्स, वेयर एज फॉर अदर इट इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस। ठीक है। उसके बाद बेटा तुमने बिल्डिंग खरीदी, मकान खरीदे, तो तुम्हारे लिए एसेट है। लेकिन जो स्टॉक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी ब्रोकर है, उसके लिए वो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गुड्स। क्यों? क्योंकि उसका सामान्य ऑर्डिनरी बिजनेस ही क्या है? मकान खरीदना और बेचना। ठीक है, आगे बढ़े। स्टॉक का मतलब होता है बेटा वो चीज जो तुमने सेल नहीं किया। स्टॉक और इन्वेंट्री रिफर्स टू द गुड्स held by a business for sale in the ordinary course of business or for consumption in the production of goods or services for sale. वो आइटम, गुड्स के वो यूनिट्स जो आपके बिजनेस में अभी भी रखे हुए हैं, सेल नहीं हुए, अनसोल्ड क्वांटिटी। जो अनसोल्ड क्वांटिटी है वो क्या कहलाता है? स्टॉक। अच्छा देखो, यदि ये ईयर की स्टार्टिंग में है, साल के शुरुआत में है, तो क्या बोलोगे आप उसको? ओपनिंग स्टॉक। और साल के अंत में है तो क्या बोलोगे? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बराबर। टाइप्स ऑफ स्टॉक: स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब वो आइटम जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करोगे, तो क्या कहलाता है? रॉ मटेरियल। जैसे आप बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, तो आपके पास यदि सीमेंट, गिट्टी, रेती ये पड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। ठीक। और यदि आपका मकान बन के रेडी हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? फिनिश्ड गुड। ये चूहा, माउस, ये बनाने का काम करते हो, तो इसके लिए जो ये प्लास्टिक, रबर और ये लाइट, लेजर, सेल, ये सब चीज क्या? रॉ मटेरियल है। बट ये यदि बन के तैयार हो गया, अभी बिका नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? फिनिश्ड गुड का स्टॉक। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलो। डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको पैसा लेना है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में क्या हो गया कि सर हमने उसको क्रेडिट में सेल किया है। यदि आप किसी भी पर्सन को उधारी में बेच दो कोई भी आइटम, गुड्स, जिसको आप गुड्स या सर्विसेज सेल करते हो, उस बंदे से आपको पैसे लेने हैं इन फ्यूचर, तो क्या कहलाएगा? आपका डेटर। और जिससे आप परचेस करेंगे वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। डेटर इज ए पर्सन और ए फर्म to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received. आपने उसको क्रेडिट में सेल किया, उधारी में बेच दिया, अभी उससे पैसा लेना बाकी है। The amount due is known as debt and it is shown on the asset side of the balance sheet. ठीक है, बराबर। बैलेंस शीट के कहां लिखोगे? एसेट में। क्रेडिटर। Creditor is a person or a firm from whom goods have been purchased or services have been taken on credit and payment has not been made. Debtor में क्या था? Payment has not been received
और इसमें क्या है, हैड नॉट बीन मेड, यानी डेटर कौन होता है, जिसको आप उधारी में सेल कर देते हो और उससे पैसा लेना है, और क्रेडिटर क्या हो गया, जिससे आप उधारी में परचेस करते हो और जिसको पैसा देना बाकी है। ये लायबिलिटी है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखी जाती है। क्लियर है? वाउचर, वाउचर बेटा कुछ भी नहीं है, एक सपोर्टिंग एविडेंस है, प्रूफ है, सबूत है कि आपके दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, तुम स्कूल गए, स्कूल में तुमने फीस जमा करी, तुमको वहां से रिसिप्ट मिली होगी, वो वाउचर है। ठीक है, सिंपल। डिस्काउंट पे ध्यान देना, डिस्काउंट पे ध्यान देना। डिस्काउंट इज एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द बायर। सेलर, विक्रेता ने, बेचने वाले ने किसी भी तरह से अपने गुड्स का प्राइस कम कर दिया बायर के लिए, खरीदार के लिए, तो क्या कहलाता है, डिस्काउंट। ये चूहा लेने में गया, इसका प्राइस था 500 रुपए, ज्यादा का है, 1200 का है, 1200 का है, पर उसने मेरे को बोला सर हम आपको 1150 रुपए में दे देंगे। ये जो 50 रुपए कम किए क्या है, डिस्काउंट है। दैट्स इट। क्लियर है? चलो आगे। ग्रेट। अब ट्रेड, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड बाय द सेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस। देख बेटा, जब भी तुम प्रोडक्ट का खरीदना बेचना करोगे ना, तो दो तीन तरह की प्राइसिंग होती है, ठीक है। उसमें से एक प्राइस होता है और वो क्या कहलाता है, लिस्ट प्राइस। क्या कहलाता है, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस या फिर यूं कहो कि प्रिंट रेट। प्रिंट रेट यानी जो उस प्रोडक्ट में प्रिंट हुआ है वो, ठीक है, जो उस प्रोडक्ट में प्रिंटेड है वो। तो जो प्रिंट रेट होता है वो क्या कहलाएगा, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस। अब इस लिस्ट प्राइस को आपने किसी को बेचना है, जैसे मान लो कि तुम एक बुक लेने गए और उस बुक में प्राइस लिखा है 560 रुपये, ठीक है, और वो बोल रहा है कि हम जितनी भी बुक्स बेचते हैं, जितनी भी बुक्स सेल करते हैं, सबको हम 10% कम कर देते हैं। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट। उसका ट्रेंड है, उसका चलन है उस बिजनेस का कि वो 10% क्या कर देता है, कम कर देता है फिक्स परसेंट से। तो अब आपको ये बुक कितने में मिलेगी, 504 रुपए में, 56 रुपए कम हो जाएंगे, 56 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, ट्रेड डिस्काउंट, 56 रुपीज। डन? क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाऊं? कोई समस्या? नो? नो एनी समस्या? ठीक। इट इज जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर एंड बाय होलसेलर टू रिटेलर। ये नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट किसको दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर किसको देता है, होलसेलर को, और होलसेलर किसको देता है, रिटेलर को, यानी दुकानदार को, पब्लिक के लिए नहीं होता। नेक्स्ट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री नहीं होती। इससे क्या होता है, सेल या परचेज वैल्यू कम हो जाती है। 5000 का कोई आइटम है और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 5000 में से 10% यानी 500 रुपए माइनस कर दो। अब उसको बुक्स में कितने में रिकॉर्ड करोगे, 4500, 4500 में। डन? सो सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, that is after subtracting the trade discount only. Similarly, purchase are recorded by the purchaser at the net value. यानी ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में जर्नल एंट्री नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है क्या बेटा? पक्का? नहीं है समझ में? क्या समझ में नहीं आया? तुम्हारी बुक में क्या लिखा हुआ है, प्राइस? हाँ यार, जो ये बना हुआ इसके नीचे आ रहा है, ये लिखा हुआ है 350। उसने तुमको इससे कम में दिया और उसने क्या बोला कि भैया हम हर किताब में 5% कम कर देते हैं। तो ये जो 5% है ना, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। यानी 350 का आइटम तुमको उसने कितने में दिया होगा, चलो 10% का डिस्काउंट ले लो, 35 रुपए उसने कम कर दिए, वो 315 रुपए में तुम्हें उसने बेच दी। तो ये जो 35 रुपए कम किए ना, वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा, सीधा 315 रुपए लिखा जाएगा। ठीक है, तुम भी वही 315 लिखोगे, जिसने बेचा है वो भी 315 से ही रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ठीक है, डन? आगे चले। ओके, कैश डिस्काउंट।
कैश डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड बाय द बायर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। कैश डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि तुरंत जब आपने खरीदा और तुरंत पेमेंट दे दिया या अर्ली पेमेंट कर दिया, वहां पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट। ऐसा होता है ना कि तुम कैश में पेमेंट करोगे तो इतने में पड़ेगा, बाद में पेमेंट दोगे तो इतने में पड़ेगा, है ना, डिस्काउंट है। इंस्टेंट पेमेंट यदि आप तुरंत हाथों हाथ पेमेंट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, थोड़ी बहुत हम छूट दे देंगे। कैश डिस्काउंट एक्ट एज एन इंसेंटिव एंड इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर। क्यों करता है वो, ताकि जल्दी पेमेंट मिल जाए। जैसे अपन ने भी फीस स्ट्रक्चर कैसा रखा है, दो तरीके का। भैया तुम यदि इंस्टॉलमेंट में दोगे तो 30,000 लगेगा, पर एक साथ दोगे तो 25 ही लगेगा, 5 कम हो जाएगा। क्यों, ताकि पेमेंट जल्दी मिल जाए। क्योंकि इंस्टॉलमेंट में बाद में क्या होगा, बाद में क्या भरोसा, मिले नहीं मिले, बिजनेस करना है। अच्छा देखो क्या होता है, गुड्स आज तो बेच दिया उधारी में 2 महीने की, तो 2 महीने तक क्या बैठे रहोगे दुकान बंद करके, भाई नया गुड्स खरीदने के लिए कहीं से तो पैसा आना चाहिए ना। तो क्या करोगे, देखो अब तुम क्या दिमाग लगाओगे कि यार यदि इसको 2 महीने इसके जेब में पड़े रहे पैसे, या 2 महीने मेरे को मिल गए और मैंने बैंक में जमा कर दिया तो मेरे को 5% तो ब्याज मिल जाएगा, तो बढ़िया क्या है, इसी को बोल दो और पैसा जल्दी आ जाएगा। या फिर गुड आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप लोन लोगे, वहां ब्याज चुकाओगे, वहां इंटरेस्ट पे करने से बढ़िया क्या है, इसको बोलो दादा तू आज पेमेंट दे दे और इतना डिस्काउंट ले ले, काम खत्म, बराबर। तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी, नया गुड्स खरीदोगे फिर बेचोगे, बराबर है। कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है। क्लियर है, ऑलवेज, ठीक है। और दोनों पार्टियां करती हैं। अदर अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंट का क्या मतलब है ये समझो। इट इज a summarized record of related transaction at one place under a particular head। क्लासिफाइंग अपन ने पढ़ा है, अकाउंट की जब डेफिनेशन पढ़ी तो क्या पढ़ी, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, है ना। तो क्लासिफाइंग का मतलब क्या है, ये अकाउंट, इसका मतलब क्या है अकाउंट का, अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मैंने वहां तुम्हें क्या बताया था कि सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन एक साथ लिखना, यानी पर्टिकुलर जो आइटम है कौन सा, सेल्स, उसको सबको एट वन प्लेस, एक जगह पर लिखना ही क्या है, अकाउंट है, यानी लेजर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस नोन एज कैश अकाउंट। कैश के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सब कहाँ लिखे जाएंगे, कैश अकाउंट, यानी कैश का लेजर, ठीक है, बराबर है क्या बेटा। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। पेमेंट करोगे तो क्रेडिट साइड लिखोगे, और पेमेंट रिसीव होगा, रिसिप्ट है तो डेबिट साइड और पेमेंट है तो क्रेडिट साइड। क्लियर, आगे चलते हैं। रिसिप्ट, रिसिप्ट का क्या मतलब है, रिसिप्ट रिफर्स टू द अमाउंट्स received or receivable by the business organization from selling assets, goods or services। क्या बोल रहा है ये, रिसिप्ट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसिप्ट का मतलब उस अमाउंट से जो या तो मिल गया या मिलेगा बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, यानी एसेट्स, गुड्स या सर्विसेज दोनों को बेच करके जो भी आपको मिलने वाला है, सेल वैल्यू जो आपको मिलने वाली वो क्या कहलाएगी, एसेट, रिसिप्ट कहलाएगी। देखो फिर से समझ लेना, देख बेटा, रिसिप्ट का मतलब है आपने सेल किया, क्या सेल किया, सेलिंग एसेट, गुड्स या सर्विसेज, इन तीनों को बेच करके आपको जो भी मिलने वाला है वो क्या कहलाएगा, रिसिप्ट। और रिसिप्ट के दो टाइप होते हैं, और रिसिप्ट के क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। समझना, रिसिप्ट में दो चीजें हैं, एक तो है एसेट्स और दूसरा क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप एसेट को बेच करके आपको जो मिलेगा वो कहलाएगा बेटा कैपिटल रिसिप्ट। एसेट्स को बेच करके आपको जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। और जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे उससे आपको जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट।
और दोनों को सेल करने से जो रिसीव होगा वो क्या कहलाएगा? रिसिप्ट। गुड्स और सर्विसेज दोनों को सेल करने से जो मिला वो रिसिप्ट। फिर रिसिप्ट का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से जो मिला वो रेवेन्यू रिसिप्ट। एसेट्स को बेचकर जो मिला वो कैपिटल रिसिप्ट। याद रखना, रेवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म और कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, आगे चलूं, कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे लिखा भी है, रेवेन्यू रिसिप्ट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और कैपिटल रिसिप्ट में क्या लिखा है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स लाइक मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर। ये क्या है? ये नॉन रेकरिंग होता है बेटा। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दो चीजें होती हैं। रेकरिंग है मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, रेकरिंग यानी जो बार बार हो, रोज रोज हो, वो रेकरिंग है। और नॉन रेकरिंग यानी जो कभी कभी हो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी यदि ख्याल आए तो वो क्या है? कभी कभी रिसीव हो वो चीज, तो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। क्योंकि रोज तुम एसेट तो बेचोगे नहीं, कि रोज तुम बर्तन भांडे बेचने का काम करोगे, तो फिर तुम क्या हो जाएगा? तुम्हारे लिए फिर वो एसेट है ही नहीं। रोज यदि उस चीज को खरीदोगे बेचोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए गुड्स हो जाएगा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। बराबर है, आगे बढ़ो। डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? हमने एक्सपेंडिचर पढ़ा था क्या? हाँ। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जब आप गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करते हो। देख बेटा, एसेट, गुड्स और सर्विसेज, ये चीजें जब एक्वायर करते हो, एक्वायर मतलब परचेस, परचेस करते हो, तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर। उसमें भी यदि आपने एसेट एक्वायर की है तो वो क्या कहलाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा है तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहां पर एक और एक्सपेंडिचर है और वो क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब, देख, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? विद इन 12 मंथ के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म होता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो शॉर्ट टर्म होता है ना लॉन्ग टर्म होता है, बीच का होता है। मतलब 1 या 2 साल। रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू का एग्जांपल जो है वो है क्या है? अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, तुम्हें इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा बेटा, मैं सिर्फ एक पॉइंट समझा रहा हूँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। कोई भी कंपनी जब नई नई कंपनी खुलती है ना, तो उसको कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके जो कंपनी ऑपरेट होने से पहले के जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, बस लास्ट में आ गया डेफिनेशन। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब टोटल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपको जो टोटल रिसीव होने वाला है ना गुड्स और सर्विसेज को सेल करके, उसमें कमीशन भी आ गया, ब्रोकरेज भी आ गया, सब रेंट आ गया, सारी रिसिप्ट जो है वो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होते हैं ये समझो। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है बेटा, तुम्हारे पास दो लोग है। कौन है दो लोग? एक है डेटर और एक है क्रेडिटर, है ना? तुमने क्या किया? गुड्स सेल कर दिए। तुमने क्या कर दिया? क्या सेल कर दिए? गुड्स सेल कर दिया। तो अब उससे क्या होगा? ये गुड्स आपने सेल कर दिए, कोई बंदा खरीद के ले गया बी, और ये है ए जिसने सेल किया। इसने सेल किया और इसने परचेस किया। कौन पेमेंट देगा? जिनने परचेस किया, यानी बी पेमेंट किसको देगा? ए को। और ए क्या करेगा? बी से पेमेंट लेगा। अब मान लो ए को पैसा चाहिए और वो बी के पास गया, बोले यार तुम 5-10 हजार का गुड्स लाए थे, मेरे को पैसा दे दो मेरा। बी ने क्या बोला? भाई साहब देखो ऐसा है ना, पैसा पैसा मत करो,
है ना, गाना गाने लगे हो तो पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती है। बोले आधा पैसा नहीं देगा तो बिजनेस कैसे चलाएंगे। पर बी ने क्या बोला, देखो ये अभी तो पैसा नहीं है, अभी क्या करना है ये बताओ। तो ए क्या करेगा, एक बिल लिखेगा, प्रेम पत्र लिखेगा और बोले इसमें साइन कर दे कि तू है ना कब देगा पैसा पहले तो ये बता। बोले साहब मैं 1.5 महीने बाद दूंगा। तो बिल लिखेगा दिल खोल के, बोले ये मैंने प्रेम पत्र लिखा और इसमें मैंने लिख दिया कि मैं 1.5 महीने बाद पेमेंट लेने आऊंगा और तू मेरे को पेमेंट दे देगा, बराबर, अब तू इसमें साइन कर दे। और जैसे ही उस बिल में साइन किया, साइन करने का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। तो जैसे ही बी ने उस बिल में साइन किया, बी के लिए क्या हो गया, वो बिल्स पेबल। क्यों, क्योंकि उस बिल के बदले बी को पेमेंट देना है। और सी को क्या होगा, सॉरी ए को क्या होगा, पेमेंट रिसीव होगा उस बिल के बदले। तो वो बिल ए के लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, और बी के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। सिंपल सी बात सर ये है कि जो बंदा सेलर है ना उसके लिए बिल रिसीवेबल, और जो बंदा परचेजर है उसके लिए बिल्स पेबल। देखो इसमें जो सेलर होता है वो क्रेडिटर होता है, ठीक है, और जो परचेजर होता है वो कौन होता है, डेटर। तो डेटर बिल्स रिसीव, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करता है और क्रेडिटर को बिल्स रिसीवेबल हो जाती है वो चीज। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, क्या हो गया, क्यों बना रही है, चलें आगे, कोई दिक्कत। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं वो कॉस्ट है। एंट्री यानी जर्नल एंट्री, डेबिट और क्रेडिट अपन बाद में समझेंगे। प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है, मालिक, बिजनेस का मालिक। बैड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड डेट का मतलब क्या है कि डेटर से यदि आप अमाउंट रिकवर नहीं कर पाए, बैड डेट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर। आपके डेटर से आप रिकवरी नहीं कर पाए तो वो अमाउंट क्या कहलाता है, बैड डेट, डूबत ऋण, वो पैसा जो डूब गया। समझ ले, 4 बच्चे आ रहे थे अपने पास, है ना, अपन ने 3 लोगों से फीस ले ली थी, और एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं यार सर हम तो क्या आखिरी में देंगे यार जब हमारी फसल कटेगी, किसान आदमी है। अच्छा, अपन ने अपनी पूरी फसल कटवा ली, पूरा साल भर बढ़ा दिया, है ना, भाई की फसल जब कटने की बारी आई तो भाई निकल लिया, फोन ही नहीं उठा रहा है। मतलब क्या है कि पैसा आप डूब गए, नहीं मिलेंगे ना, जब नहीं मिलेंगे मतलब डूब गए, तो वो क्या कहलाएगा उतना पैसा, बैड डेट। ठीक है, दूसरा है इंसॉल्वेंट, उससे पहले बेटा सॉल्वेंट, 32 नंबर वाला। सॉल्वेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी लायबिलिटी का पेमेंट कर सकता है। सॉल्वेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने लायबिलिटी का पेमेंट कर सकता है, उसके पास इतनी एसेट्स हैं कि वो अपनी लायबिलिटी का पेमेंट कर पाएगा। और इनसॉल्वेंट मतलब जो अपनी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएगा। एक ऐसा पर्सन जो अपनी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएगा वो क्या कहलाएगा, इनसॉल्वेंट। क्लियर है। बुक वैल्यू यानी जो तुम्हारा प्रिंट रेट होता है वो जो बुक्स में रिकॉर्ड है। इनवॉइस का मतलब है बिल। एंटिटी मतलब व्यापारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, एंटिटी, एंटिटी यानी व्यापारी, बिजनेसमैन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। यहाँ से बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो तुम्हारा बेसिक टर्मिनोलॉजी का जो चैप्टर था वो यहाँ से कंप्लीट होता है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।